दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल 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 और इजराइल कितने दिनों से लोग जानते होंगे। 70-75 साल से लोग इजराइल को पहचान रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फलस्तीन जैसे एक बड़े से इलाके पर इजराइल नाम का एक छोटा सा देश पश्चिमी देशों ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए बैठा दिया है। यूएन से लेकर तमाम पश्चिमी देश इजराइल के लिए बिल्कुल आहें भर रहे होते हैं, लेकिन अब इजराइल के लिए शायद नेतन्याहू एक बहुत बड़ा नासूर बन चुके हैं। नेतन्याहू ने इजराइल को ऐसे मुश्किल दौर में फंसा दिया है जिसके बाद इजराइल के ऊपर अब दूसरे देशों का खतरा मंडराने लगा है। और इस बार जो हमला होगा, उस हमले को करने वाला ना तो हमास होगा, ना हिजबुल्लाह होगा, ना हूती होंगे, बल्कि खुद एक देश होगा जिसका नाम है ईरान। और ईरान को रोकने के लिए बहुत कोशिश की जा रही थी, यहां तक कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस तरीके से रिटेलिएट करना शुरू किया इजराइल ने, हमास के नाम पर आम लोगों को मारना शुरू किया और गाजा में खंडहर जैसे हालात नजर आने लगे, उसके बाद से इस बात का अंदेशा जताया जाने लगा कि कहीं ईरान तो इस जंग में कूदने वाला है। ईरान के साथ साथ इस जंग में कौन कौन कूदेगा, वो बात भी बिल्कुल जग जाहिर है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूती, ये तमाम तीनों फोर्सेस जो हैं, लड़ाके जो हैं, वो ईरान के लिए काम करते हैं और जी जान से बाकायदा ईरानी मिलिट्री फोर्स के तौर पर बिल्कुल काम करते हैं और इतने बेतहाशा तरीके से दुश्मनों पर वार करते हैं कि इसका नायाब नमूना आप यमन के हूतियों के तौर पर देख सकते हैं, जो लाल सागर में बिल्कुल कहर ढा रहे हैं। एक भी पश्चिमी देश का जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहे लाल सागर, और यमन का पूरा इलाका, सिर्फ लाल सागर नहीं, यमन का पूरा इलाका जिसमें आपको आदन की खाड़ी भी है और अरब सागर भी है, यहां तक कि जो है प्रशांत महासागर का इलाका भी है। लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज होती है, जिस किसी को दिक्कत होती है वो ईरान की तरफ ताकता है। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला किया गया बुध के रोज जो हमला किया गया ईरान के सीरिया में मौजूद कॉन्सुलेट दफ्तर पर, और जब कॉन्सुलेट यानी दूतावास पर जब ये हमला हुआ कमर्शियल दफ्तर पर, उसके बाद हालात बदल गए। क्योंकि किसी भी देश के दूतावास के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसे सिर्फ दूतावास के ऊपर हमला नहीं माना जाता, बल्कि उस देश के ऊपर आधिकारिक तौर पर हमला माना जाता है किसी दूसरे देश के जरिए। ईरान ने बुध के रोज जो दमिश्क है, जो सीरिया मौजूद दमिश्क है, और दमिश्क में मौजूद जो ईरान का कॉन्सुलेट है, उस पर हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही इस दावे को रिजेक्ट कर रहा है, यानी इस इल्जाम को ना एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, बल्कि चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। और ऐसा तभी होता है जब चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका नजर आ रहा होता है। हालांकि ईरान ने इसके सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा है कि हम इसका बदला अपने तरीके से लेंगे। लेकिन अब खतरा इस हद तक बढ़ चुका है कि इजराइल ने अपने मिलिट्री फोर्सेस को वापस छुट्टी से बुला लिया, यानी जो छुट्टी पे गए हुए थे उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया, कह दिया फौरन आओ, देश के ऊपर खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें फलस्तीन का पूरा इलाका ही छोड़कर भागना पड़े किसी और इलाके में, और दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी इसके अलावा जहां हमने 70-75 साल से कब्जा करके बैठा है। ये मैं अपनी जबान से बता रहा हूं, अपने तरीके से बता रहा हूं। लेकिन इजराइल की सेना की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, आईडीएफ की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और बुला लिया है कि जल्दी आइए, छुट्टियां कैंसिल। यहां तक कि जो जीपीएस ट्रैकिंग सर्विस है पूरे इजराइल में, उसको बंद कर दिया गया है। ये सुरक्षा को लेकर के बंद कर दिया गया है। यहां तक कि जो अमेरिकी F-16 विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको अलग अलग जगहों पर लोकेट किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है, उनको तैनात किया जा रहा है कि जब हमला होगा तो उस दशा में वो दुश्मन का जवाब दे सकेंगे और अपना बचाव कर सकेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर के ये लोग बहुत आश्वस्त थे कि हम कुछ भी करेंगे, ये लोग हमारी हर तरह से मदद करेंगे, अब इन पर दुनिया भर से पड़ रहा है दबाव। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर के लिए जो है प्रस्ताव पास हो चुका है। अमेरिका ने भी उसको इस बार नहीं रोका। इजराइल बहुत नाराज है इन चीजों की वजह से कि अमेरिका ने वीटो क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गाजा के भीतर जो खाना पानी अनाज पहुंचाने वाले, ग़िज़ा पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उनमें ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं। और ब्रिटिशर्स जब वहां गाजा में जाते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से और उनको मार दिया जाता है। इनमें 3 से ज्यादा ऐसे नागरिक हैं जो ब्रिटिश हैं, जिसके बाद अब यह दबाव बनने लगा है कि गोला बारूद अमेरिका का, गोला बारूद इंग्लैंड का, मदद इंग्लैंड अमेरिका की, और मारे जाएंगे भी इन्हीं का नागरिक। ऐसे में बड़ा विरोध होने लगा है और जिसके बाद इजराइल के ऊपर दबाव बन रहा है कि इजराइल कैसे भी करके इस मामले को खत्म करे, वरना यह मामला जब बढ़ेगा और जब इसमें ब्रिटिशर्स और अमेरिकन मारे जाएंगे तो इसका असर बहुत दूर तक होगा। और इसे रोक पाने के लिए जरूरी नहीं है कि अमेरिका मौके पर आए, यह भी जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन मौके पर आए, क्योंकि उसके अपने देश में आग लगी हुई है इन अपने 3 नागरिकों के मारे जाने पर। याद रखिए, ये वो देश हैं जिन जो अपने एक नागरिक के मारे जाने पर उसका बदला लेने के लिए किसी भी दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं।
लेकिन इस बार हमला करने वाला कोई और नहीं है, हमला करने वाला इन्हीं का पाल पोस कर बड़ा किया गया वो बच्चा है जिसका नाम आप इसराइल के तौर पर देख रहे हैं। इसराइल अगर इनके नागरिकों को मार रहा है तो अब उसका जवाब देने के लिए इनके ऊपर दबाव बन रहा है। कायदे से तो इनको इसराइल के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन कम से कम इसराइल को जो मिलिट्री मदद मिल रही है वो तो बंद कर दिया जाना चाहिए। कि सीरिया में ईरान के जो टॉप ऑफिशियल्स मारे गए मिडिल ईस्ट में, इसके वजह से पूरे हालात बदल गए मिडिल ईस्ट में। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे हजम कर पाना ना इसराइल के बस की बात है, ना सीरिया के, ना लेबनान के, ना जॉर्डन के, ना मिस्र के, यहाँ तक कि खुद ईरान भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो जो टॉप ऑफिशियल मारे गए उसके वजह से बिल्कुल हालात नासाज हो गए। ईरान सीरिया लगातार इसराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, उसी को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं इन सब के तमाम इतर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए, एयर डिफेंस के लिए बाकायदा रिजर्व सोल्जर्स आपने रख रखे हैं, रिजर्व सैनिकों को रख रखा है जो मौके पर काम आएंगे। तेल अवीव के पूरे इलाके में जो जीपीएस है उसे बंद कर दिया गया है, जीपीएस बंद कर दिया गया है। बाकायदा इस मामले में रॉयटर्स के पत्रकारों और तेल अवीव में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस बात को बताया है, रॉयटर्स को बताया है कि जीपीएस सर्विसेज को वाकई बंद कर दिया गया है। गाइडेड मिसाइलों को रोकने के लिए ही जीपीएस को बंद किया जाता है। ये बात मीडिया के हवाले से बताई जा रही है, इजरायली मीडिया के हवाले से, जो कि भारत में मौजूद मीडिया भी इस चीज को छाप रही है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि ईरान के कॉन्सुलेट जो सीरिया में मौजूद है उस कॉन्सुलेट पर हमला करने का जो मामला है वो बहुत ही बर्बर है, बहुत ही जारहाना है, जिसका वो पुरजोर मजम्मत करता है और इसका वो बदला लेगा और अपने हिसाब से बदला लेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने जुमेरात को बाकायदा कहा है कि इजराइल अपने खिलाफ होने वाले हर खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और हर खतरे को गंभीरता से ले रहा है। हमारे लड़ाकू जहाज अलग अलग मोर्चों पर बिल्कुल तैनात हैं। पिछले 6 महीने में हम जंग कर रहे हैं, 6 महीने से लगातार जंग कर रहे हैं, तो हमारी सेना पूरी तरह से बिल्कुल अलर्ट पर है। हम हर मोर्चे की निगरानी कर रहे हैं, जहां भी इजराइल को खतरा समझ में आता है वहां उसको जवाब दिया जा रहा है। डैनियल हगारी ने यह भी कहा कि हमारे लड़ाकू यूनिट जो है पूरी तरह से तैयार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल मजबूत कर दिया गया है। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि एक तरफ इजराइल अपनी पूरी तैयारी होने की बात भी कह रहा है, दूसरी तरफ छुट्टी पर गए जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनको भी वापस बुला रहा है। एक बवाल खुद इजराइल के भीतर हो रहा है, जो इजराइल के भीतर नेतन्याहू को नाक में दम कर रखा है, जिसने बाकायदा लार्ज मेगा प्रोटेस्ट हो रहा है नेतन्याहू को गद्दी से हटाने के लिए, दोबारा इलेक्शन कराने के लिए, नेतन्याहू को बंधकों को वापस लाने के लिए कि भाई समझौता करो, सीजफायर करो, लेकर आओ। 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गजा के इधर। इजराइल को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजराइल जिनके बल पर कूद रहा है उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका हर तरह से विरोध करता है, लेकिन लास्ट में यही कहता है कि भाई इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल आजाद है, वो अपनी रक्षा करने के लिए हर तरह से कोशिश कर सकता है, उसमें हम दखल नहीं देंगे और उसकी सुरक्षा के लिए हम उसका मदद करते रहेंगे। पर सवाल यही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और ईरान जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, हर सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ चुकी है कि ईरान इसका जवाब देगा और बड़े पैमाने पर देगा। तो क्या ईरान अगर साथ आता है तब तो इजराइल को बचाने के लिए पश्चिमी देश भी साथ आएंगे, क्योंकि पश्चिमी देशों का बनाया हुआ इजराइल है और इजराइल को बचाने के लिए पश्चिमी देश हर हाल में आएंगे। पश्चिमी देश का मतलब कि वो अलायंस भी जरूर साथ में आएगा जिसको नाटो कहते हैं, और नाटो में तो एर्दोगान साहब का देश भी शामिल है, वो भी शामिल है, जो कि होने वाले मुसलमानों के होने वाले जो खुलफा हैं उनका भी देश है उसी नाटो का हिस्सा। तो क्या नाटो के तहत वो भी ईरान के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल को बचाने के लिए आएंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा, पूरा खेल ही है। क्योंकि यूएई ने तो भी रिश्ता तोड़ लिया, वो भी खबर आई कि भाई यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल से अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिया, राजनयिक संबंध तोड़ लिए। और टेक्निकल लैंग्वेज में यह भी कहा गया कि भाई साहब उसको सस्पेंड कर दिया गया है, हालांकि तो तोड़ना ही माना जाता है, सस्पेंड करने का क्या मायने निकाला जाए। अब अमेरिका भी आएगा, इंग्लैंड भी आएगा, और अगर ये लोग आते हैं तो सीरिया का सबसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रूस भी आएगा। जब रूस आएगा मिडिल ईस्ट में तो चीन भी आएगा, जो कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, जो अमेरिका को हमेशा आंखें दिखाता रहता है, और अमेरिका को चीन से भी ज्यादा आंखें लाल लाल आंखें दिखाता है नॉर्थ कोरिया। तो क्या नॉर्थ कोरिया भी साथ आएगा? और जब ये तमाम लोग साथ आएंगे, यानी कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, जिसको आप माना जाए कि अमेरिका से संबंधित देश, अमेरिका के प्रभाव वाले देश
और रशिया के प्रभाव वाले देश, क्योंकि यह भी देखा गया है कि जो देश अमेरिका से छटके हैं या अमेरिका से उनका खटपट हुआ है वो रूस के खेमे में गए हैं। तो अमेरिका खेमा और रूस खेमा अगर जंग लड़ता है तो यही होगा तीसरा विश्व युद्ध। विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि अभी जो जंग चल रहा है यही तीसरा विश्व युद्ध है। लेकिन अब अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो वाकई अमेरिका को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से देश 100 साल पुराने वाले देश नहीं है, वो 100 साल आगे वाले देश हैं। और अमेरिका भी 100 साल पुराना वाला नहीं है, 100 साल आगे वाला है। और अमेरिका के साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही इतिहास बनाएगा। इतिहास उलटने पलटने वाले भी बहुत से धुरंधर भरे हुए हैं। इसी दुनिया में बस आंखें खोल कर देखने की जरूरत है, छक्के छुड़ा देते हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह बित्ते भर का संगठन है, लेकिन महीनों तक पूरा जंग चला था 2006 में, और इजराइल को अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे एक छोटे से संगठन के डर से। और वही संगठन लगातार जो है लेबनान बॉर्डर पे हमला कर रहा है, एक लगातार। किरियत शमोना जो पूरा इलाका है वो इजराइल को खाली करके अपने शहरियों को पीछे हटाना पड़ा, जहां पर सरकारी दफ्तरात भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। सब पर जब लेबनान की तरफ से फायर हो रहा है, हिजबुल्लाह जब रॉकेट मिसाइलें दाग रहा है, तो इमारतें की इमारत जमींदोज हो जा रही हैं। इतना खतरनाक मिसाइल है वो जो है हमास की तरह छोटे छोटे पटाखे वाले मिसाइल नहीं छोड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े भयंकर मिसाइल छोड़ रहे हैं। यमन 1200 किलोमीटर दूर से जो है वो फायर कर रहा है, उसके हौतीज जो है वो फायर कर रहे हैं। इन चीजों को मामूली मत समझिए। जब सब ये मिल करके अब ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ है तो ईरान खुद ही अगर जंग में लड़ने आ रहा है तो इसके जंग के हालात क्या होंगे, नतीजे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो तेल के दाम बहुत ऊंचाई पहुंच जाएंगे, इसके बाद पूरी दुनिया में इसका असर भी देखने को मिलेगा। महंगाई बेतहाशा आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो पूरा रूट जो है वो बिजी हो जाएगा, समंदर का पूरा इलाका। एयर डिफेंस भी हर तरफ से चौबंद हो चुका है, कभी भी ईरान हमला कर सकता है। और इस बात का हर तरफ से कंफर्मेशन भी दे दिया गया अमेरिका के रिसोर्सेज के जरिए भी, और इजराइल तो खुद इस बात को मान रहा है जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड भी हर तरह से बिल्कुल तैयार है कि हाँ, ईरान के ऊपर कंफर्म है कि ईरान के ऊपर हमला होगा। फिलहाल कंफर्म है कि हाँ, इजराइल के ऊपर हमला होगा। फिलहाल क्या कहेंगे, अगर इजराइल के ऊपर ईरान हमला करता है तो नतीजे इसके क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।